Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is related to CARO, that is Companies Auditors Report Order. CARO's full form is Companies Auditors Report Order 2020. This CARO is effective for the financial year 21-22 reporting. So previously we prepared CARO 16. This is the amended CARO. So previously in CARO 16 there are 16 points. Now in amended CARO there are 21 points. So let's discuss our CARO 2020. This is the brief note of CARO 2020. Central government has prescribed the order under section 143(11) of the Companies Act 2013, which is called CARO, which auditor shall follow. Means government has said in order for 100 under section 143(11) of the Companies Act 2000 that auditor should follow CARO. Should you have an unrestricted right, so you have to prepare your auditor's report prescribed by the government under section 143(11). There in CARO 2020 we have to report, auditor have to report on the 21 points. Companies means there are 21 points in CARO which auditor should comply. Previously there are 16 points in CARO in 2016, but in 2020 there are 21 points. We will discuss in detail. CARO is prepared for the benefit of shareholders and users. कारो किस लिए बनाया जाता है? कारो इसलिए बनाया जाता है कि जो रिपोर्ट ऑडिटर करेगा उस बेसिस पे शेयर होल्डर और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल टेक द डिसीजन, and also any third party will take the decision on the basis of the report by the auditor by following CARO. So CARO इसीलिए बनवाया है गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है ऑडिटर को कि ऑडिटर तुम्हारे पास फुल राइट है, तुम कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है, तो तुम ऑडिटर रिपोर्ट बनाओ और उसमें ये 21 पॉइंट्स कंप्लाई होना चाहिए. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है. व्हाट वाज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो? एप्लीकेबल किया सब पे एप्लीकेबल कर देगा क्या कारो को? कारो को एप्लीकेबल किया गया है उन कंपनीज के ऊपर, सारी कंपनीज के ऊपर, इन एवरी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट नहीं है, फिर भी उस पे डाल दिया गया है क्योंकि वो एक स्टैट्यूट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है. इट शैल कंप्लाई. कारो एप्लीकेबल है टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2 of the Companies Act 2013 except the following companies. पर ये सब फॉलोइंग कंपनीज पे कारो अप्लाई नहीं किया गया है. किस पे? बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का खुद का रेगुलेशन है इतना बड़ा कि वो फिर उस पे कारो का रिपोर्टिंग और फिर उसका खुद का रिपोर्टिंग बहुत डबल, एक तो डबल मेहनत और ऊपर से डबल मेहनत क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो बनाते हैं LFRA, उसमें तो बहुत सारा कंप्लायंसेस होता है. तो उन पे एक रिलीफ दे दिया गया कि बैंकिंग कंपनीज अगर होंगी अंडर सेक्शन 5C तो उस पे कारो का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, उस पे कारो अप्लाई नहीं करना. इंश्योरेंस कंपनी अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 IRDA खुद ही कंप्लाई करवाता उनसे इतना सारा, तो उनपे भी रिलीफ दे दिया गया कि कारो इंश्योरेंस कंपनी पे भी नहीं अप्लाई होगा. सेक्शन 8 कंपनी दैट इज चैरिटेबल कंपनी, जिनको सब जगह से एग्जम्पशन है, तो उनका भी क्या है, वो एक चैरिटेबल बेस्ड कंपनी है, तो उसपे भी कारो नहीं अप्लाई करेंगे. 1 पर्सन कंपनी, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, तो इतना मेहनत गवर्नमेंट क्यों करवाएगा से 1 पर्सन कंपनी पे अंडर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो 1 पर्सन कंपनी पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है मेहनत नहीं करवाएंगे, आपको भी रिलीफ देते हैं. स्मॉल कंपनीज,
स्मॉल कंपनीज अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्मॉल कंपनीज कौन सी कंपनीज है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 2 करोड़ है और जिनका टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ है, तो वो स्मॉल कंपनीज है। उनपे भी कारों का इतना ऑडिटर से बोल के इतना कारों का मेहनत नहीं करवाएंगे, तो उनको भी एग्जेम्पशन दे दिया गया। प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं है और वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये जो बिलो 3 कंडीशन है अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उनपे भी कारों का रिलीफ है, उनको भी कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना। तो किसको किसको कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बोलता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 2 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 20 करोड़। प्राइवेट कंपनी वो प्राइवेट कंपनी जो कि किसी की सब्सिडी या होल्डिंग नहीं हो, किसी की मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और वो 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ ऑन द बैलेंस शीट डेट। अगर पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दोनों को मिला के 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तब वो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेट मतलब इनके डेफिनेशन में नहीं आती। उनको 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे ही होना चाहिए बैलेंस शीट डेट में, ऑन द बैलेंस शीट डेट। और बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम लोग चेक करेंगे कि बोरोइंग 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ज्यादा होने से वायलेशन हो गया इस कंडीशन, तो फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन मिलने के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर को चेक करेंगे। एट द मतलब वो बैलेंस शीट डेट को हम लोग नहीं चेक करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रांजेक्शंस है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी मतलब ये एग्जेम्पशन मिलेगा। टर्नओवर इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब अगर कोई टर्नओवर है कंपनी का, मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी मिला के और वो 10 करोड़ से कम है या 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है तभी एग्जेम्पशन मिले। सो applicability of Caro is what? It is applicable to all companies including foreign companies as defined in clause 42 of section 2 of Companies Act 2013 except the following. Except the following means banking company, insurance company, section 8 companies, 1% company, small company, private company which is neither holding nor subsidiary of public company and satisfy all the 3 conditions. What are the conditions? Paid up share capital and reserve does not exceed 1 crore on balance sheet date. Borrowings from bank and financial institution does not exceed at any point of time during the financial year. यहाँ पे borrowing से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोला गया है। अगर आप किसी ग्रुप कंपनी से ले रहे हो तब ये अप्लाई नहीं होगा ये कंडीशन। अगर आप किसी इंडिविजुअल से लोन ले रहे हो तो ये अप्लाई नहीं होगा कंडीशन। सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आपका बोरोइंग्स 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 crore. So if all the 3 conditions fulfill, then you will get the exemption from Caro reporting. So what are the points? Let's paid up share capital is how we will calculate the paid up share capital. Paid up share capital means paid up equity share capital plus preference share capital. Both the capitals combined, then we will calculate the paid up share capital. And accumulated loss, PL debit, miscellaneous expenses should be adjusted from reserve. Reserve का calculation कैसे करेंगे? अगर paid up share capital and reserve surplus does not exceed 1 करोड़ का हम लोग को निकालना है, how to compute? Then we will check the paid up share capital में हम लोग क्या क्या लेंगे? Equity share capital plus preference share capital. Accumulated मतलब reserve and surplus का calculation कैसे होगा? It will be adjusted
from accumulated loss, PL debit, miscellaneous expense, if any. Then we will adjust from reserve. Then we will calculate the limit of 1 crore. CARO 2020 shall not apply on consolidated financial statement except clause 21. That is, we will discuss in the at the end of the class CARO what was clause 21 of CARO 2020. But except this clause, CARO 2020 is not applicable on CFS. Now start our point. Matters to be included in auditor's report. What matters we will include in auditor's report? That is, we will make a report. This I had prepared by point wise. Like we will make reporting, or auditor will report on fixed assets, inventories, loan investment guarantee security, then loans, then deposits, then cost audit report, then statutory dues, then unrecorded income, then loan taken, then initial public offer or further public offer or private placement, then any fraud, nidhi company, related party disclosure, internal audit, then non-cash transaction with directors, NBFC companies, cash losses, auditor's resignation, company's capability to meet liabilities, CSR, corporate social responsibility, and CFS. These are the 21 points which we will discuss one by one. So let's start our topic. What matters we will include in the auditor's report? Firstly, we will discuss in detail the fixed asset that we call PPE, that is property, plant, equipment, and intangible assets. Property, plant, and equipment. If the auditor find any discrepancies in the fixed asset, so whose responsibility is that? Whether if auditor find any material discrepancies in PPE, so he has to report in auditor's report. So what points auditor will check while reporting in his report? Whether the record maintained by the company display the complete particulars on the details, quantity, and situation of the tangible and intangible assets. So what do you mean by this statement? This statement says that कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रिकॉर्ड्स, फिक्स एसेट का रिकॉर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट, सबका डिटेल मेंटेन करे. डिटेल्स में क्या आ जाएगा? डिटेल्स में उनका अमाउंट तो आता ही है, साथ में क्वांटिटी भी मेंटेन करे और किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा है वो भी मेंटेन करे. तो क्वांटिटी, सिचुएशन मतलब कौन से लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है, कौन से प्लांट में कितना एसेट पड़ा है और कितना अमाउंट का एसेट पड़ा है, वो सारा मेंटेन करेगा कंपनी. तो ये हम ऑडिटर देखेगा कि कंपनी ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली. whether the record maintained by the company display the complete particulars on the details, quantity and situation. पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन होते थे ना वो सिर्फ अमाउंट बेस पे होते थे. अब क्या बोला गया है कारो 2020 में कि क्वांटिटी भी आप मेंटेन कीजिए और साथ में किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा वो भी आप मेंटेन कीजिए इन रिकॉर्ड. अगर ऑडिटर फाइंड करेगा कि रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया है तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा कि रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड एज पर कारो 2020. सो मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फिक्स एसेट की रिपोर्ट को प्रॉपरली मेंटेन करे एज पर कारो 2020.
लाइक अमाउंट भी दे, क्वांटिटी भी दे, और किस लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है वो भी दे, सो ऑडिटर अपना रिपोर्ट में डाल सके प्रॉपरली. Whether the management has carried out physical verification of the assets of different intervals, reasonable intervals with size of the company. बोला है कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एसेट को प्रॉपरली एट रीजनेबल टाइम पे वो वेरीफाई करता रहे. तो ये ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट उसका और उसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाए कि हम लोग ने वेरीफाई किया, हमारा एसेट पड़ा है. नहीं तो अगर मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं करेगा और एसेट बुक्स में तो पड़ा है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम एसेट ही नहीं है, ये एसेट ऑब्सोलेट हो गया, ये एसेट को किसी ने चोरी कर लिया, तो एसेट है ही नहीं लेकिन बुक्स में दिखा रहा है, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकली वेरीफाई करता रहे टाइम टू टाइम ऑन अकॉर्डिंग विद द साइज ऑफ द कंपनी. सो ऑडिटर अगर देखेगा कि मैनेजमेंट प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है तो वो अपने रिपोर्ट में दे देगा कि हाँ मैनेजमेंट वेरीफाई कर रहा है, ठीक है. और अगर मैनेजमेंट नहीं वेरीफाई कर रहे हैं और ऑडिटर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में चला जाता है, बुक्स में दिखता है और वहां पे नहीं दिखता एसेट, तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं कर. Whether the material discrepancies, if any, notice on physical verification has been accounted for in the books of accounts. अगर कुछ वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में किया और उसका कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्डिंग होना चाहिए, अकाउंटेड होना चाहिए. अगर कंपनी ने नहीं किया तो रिपोर्ट में डाल देंगे कि कंपनी ने नहीं किया, और अगर कंपनी ने कर दिया तो रिपोर्ट में डाल देंगे कंपनी ने कर दिया. वेदर द टाइटल डीड, अब ये पॉइंट है टाइटल डीड. टाइटल डीड किसका होता है? लैंड का. अगर कंपनी ने कोई लैंड खरीदा है तो वो कंपनी के नाम पे ही खरीदना चाहिए, XYZ के नाम पे नहीं खरीदना चाहिए. तो वही बोला गया है, बहुत सारी कंपनीज होती है कि XYZ के नाम पे एसेट को खरीद लेती है, तो लैंड को खरीद लेती है और पैसा कंपनी का होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन लैंड किसी और के नाम पे. तो ये नहीं होना चाहिए. वेदर, तो ये रिपोर्ट जाता है, वेदर द टाइटल डीड परटेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्रॉपर्टी विच आर लीज्ड बाय द कंपनी विथ duly executed lease agreement in the company's favor, disclosed in the financial statement, are held in the name of the company. मतलब कहने का मतलब यही है कि टाइटल डीड जो कंपनी ने कोई लैंड खरीदी है वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए, XYZ के पर्सन के नेम पे नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के नेम पे नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो उसका डिस्क्लोजर जाता है. इफ द टाइटल डीड आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और XYZ के नाम पे है तो उसका डिटेल दीजिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन दीजिए प्रॉपर्टी का, क्या वैल्यू का आपने किया है, किसके नाम पे किया है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर और देयर रिलेटिव किसके नाम पे किया, उनका डिटेल्स दीजिए आप, कितने पीरियड के लिए किया है. सो आप डिटेल दे दीजिए बस, और क्या है, रिपोर्ट में डिटेल चला जाएगा अगर किसी और के नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं है तो. और बोलते हैं कि अगर कोई एसेट रीवैल्यूड हुआ है, whether a revaluation has been done by company of its property, plant, equipment or intangible asset during the year, if so whether the revaluation is based on, अगर कोई कंपनी का प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन हुआ है तो उस रीवैल्यूएशन का पूरा हम लोग को वो डिटेल चाहिए और वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए. XY मतलब आप मतलब ऐसे ही किसी से नहीं करवा सकते, आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा. और अगर आपने किसी और से करवाया है तो उसमें आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट चला जाता है. अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है तो ठीक है, कंपनी ने करवाया है हम लोग दे देंगे. कंपनी रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, तो अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो उसका डिटेल दे देंगे बस. लेकिन अगर कंपनी ने कोई लैंड, एक पॉइंट रह गया
कंपनी ने अगर कोई लैंड लीज पे ले रखी है और तब उसका डिटेल्स का दरकार नहीं होता है, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी विच आर लीज बाय द कंपनी। अगर वो कंपनी ने खरीद के रखा है तब ठीक है, लीज पे ले रखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन का दरकार नहीं, डिटेल्स का। इन केस of the change in value upon revaluation, specify the amount of change। अगर कंपनी का एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ और कंपनी का एसेट में चेंज आया ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, तो वो अमाउंट ऑफ चेंज बताना पड़ता है। और अगर चेंज 10% से ज्यादा और 10% या मोर देन 10% इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू, जो कंपनी का एसेट था और रिवैल्यूएशन के कारण अगर कुछ चेंज हुआ है और वो 10% या 10% से ज्यादा का चेंज है, तो वो चेंज का हम लोग को अमाउंट दिखाना पड़ता है, मतलब ऑडिटर को अमाउंट दिखाना पड़ता है। वही बोला है, इन केस ऑफ चेंज इन द वैल्यू अपॉन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो पहला बात तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होना चाहिए, दूसरा बात अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है अगर एसेट, तो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ वो बताइए। और अगर चेंज हुआ 10% या 10% से ज्यादा इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट, ईच क्लास ऑफ एसेट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और हर एक एसेट में अगर 10% या 10% से ज्यादा का चेंज है तो वो फिर उसका डिटेल मांगते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट में देना पड़ता है। Whether any proceedings have been initiated or are in pending against the company for holding any बेनामी property। अब ये क्या बोला भैया, पहले तो इस पॉइंट में टाइटल डीड में कंपनी का जो प्रॉपर्टी है टाइटल डीड किसी और के नाम पे नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर के नाम पे। और यहाँ बोला गया कि कंपनी खरीद रहा है किसी और की प्रॉपर्टी, मतलब पैसा कोई अननोन पर्सन लगा रहा है और कंपनी के नाम पे एसेट खरीदा जा रहा है, मतलब अननोन पर्सन गिविंग द मनी एंड कंपनी इज बाइंग द लैंड प्रॉपर्टी। सो ये बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया। सो ये भी बोला जाता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है और वो पैसा दे रहा है कंपनी को और उससे प्रॉपर्टी कंपनी खरीद रही है तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि उसका ब्लैक मनी इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइट मनी और फॉर प्रॉपर कंपनी के नाम पे खरीदा जा रहा है और पैसा किसी और का है। सो उस पैसे से अगर कंपनी कुछ लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसका भी रिपोर्टिंग जाता है। वेदर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। अगर कंपनी कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है और कोई इनिशिएट है या पेंडिंग है, अगर है तो उसका डिटेल दीजिए। whether the company has appropriately disclosed the detail in the financial statement, कंपनी ने क्या डिस्क्लोज किया है उसका डिटेल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बेनामी ट्रांजेक्शन ये होता है और आकारों में दिया जाता है कि हम अगर कोई कंपनी के नाम पे बेनामी ट्रांजेक्शन चल रहा है या पेंडिंग है या होल्ड पे है या इनिशिएट है, तो अगर है तो प्लीज डिस्क्लोज इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिटेल दे दीजिए उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट नंबर पॉइंट इज फिक्स्ड एसेट, उसका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। देन इन्वेंट्री पे भी रिपोर्टिंग जाता है। इन्वेंट्री पे क्या बोलते हैं कि whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable interval by the management and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate। whether any discrepancies of 10, मतलब बोला गया है कि मैनेजमेंट कंडक्ट कर रहा है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो ऑडिटर के ओपिनियन में प्रॉपर है कि नहीं है, वेरिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट, क्या प्रॉपरली आप वेरीफाई कर रहे हो एट रीजनेबल इंटरवल्स और आपका जो इन्वेंट्रीज है प्रॉपरली ठीक से, मतलब in proper condition or not, because for inventory it's really very difficult
कि आप 100% उसको वेरीफाई कर सको। पर अगर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अगर कुछ भी, इट्स अ वेरी कॉस्टली आइटम, प्रॉपर्टी प्लांट 100 crore और इन्वेंट्री इज माइनर। सो अगर इन्वेंट्री में इधर उधर होता है 10 कुछ डिस्क्रिपेंसीज, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर डिस्क्रिपेंसीज होता है, इट्स रियली वेरी अ ब्लंडर फॉर द कंपनी। सो इतना सहन किया जा सकता है, इन्वेंट्रीज में अगर डिस्क्रिपेंसीज हो वो सहन किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज होता है तो वो सहन नहीं किया जा सकता। So whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt with in the books of accounts. वही बोल दिया गया कि अगर कोई discrepancies है ड्यू टू द फिजिकल वेरिफिकेशन बुक्स में और फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ आपका डिस्क्रिपेंसीज नजर आता है 10% या उससे ज्यादा का हो ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, सो आप प्रॉपरली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर कर लीजिए। Whether during at any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore in aggregate from bank financial institution on the basis of security of current asset, whether the quarterly return or statement filed by the company with such banks or financial institution are in agreement with the books of accounts of the company, if not, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है, कंपनी ने सैंक्शन करवाया है इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। अब सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट को मतलब करंट एसेट का सिक्योरिटी देके वर्किंग कैपिटल लिमिट का उन्होंने कंपनी ने बोरो किया है 5 करोड़ से ज्यादा का, और उन्होंने प्लेज किया है अपने स्टॉक इन्वेंट्रीज। सो जो सबमिट करते हैं बैंक को वो क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल बाय द कंपनी विद बैंक, वो एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए। इफ नॉट तो डिटेल दे दीजिए। अगर देखो कंपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट को सैंक्शन करवाना चाहती है, ये सब कौन करता है? अगर कोई भी कंपनी है जिसका वर्किंग कैपिटल, वो अपना लोन लेना चाहती है और वो लोन लेती है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो वो क्या करती है कि अपना क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल करती है बैंक को हर क्वार्टर में, या स्टेटमेंट में स्टॉक स्टेटमेंट जमा करती है। तो वो क्या करती है अपना स्टॉक और डेटर्स को बढ़ा देती है। किस लिए बढ़ाती है? कि उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल मिल सके। तो वो फेक ट्रांजैक्शन करके अपना डेटर्स को बढ़ा के या अपने ट्रेड पेबल्स को बढ़ा के सैंक्शन करवा लेता है लोन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर अगर देखता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो रिपोर्ट करता है। तो वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अपना वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करवाया है, तो फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट को सिक्योर करके मतलब प्लेज करके, तो वो क्वार्टरली रिटर्न प्रॉपरली जमा करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना चाहिए उनका क्वार्टरली रिटर्न जो कि बैंक में जमा हुआ है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होना चाहिए। अगर है तो गिव डिटेल्स, डिटेल दे दीजिए। पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू लोन्स, मींस कंपनी had made any investment or provided any guarantee or provided any security or granted any loan or advances in the nature of loan, whether secured or unsecured, to other companies, firm, LLP or any other party. So auditor should check and disclose in auditor's report. So if the company has made any investments, guarantee, security, granted any loan or advances in the nature of loan, whether secured or unsecured, to any company, firm, LLP or partner or partnership or any other party, so the company has to disclose these, or also the auditor
has to check whether during the year the company has made the aggregate amount during the year and the balance sheet item at the date of the balance sheet with respect to such loans, advances, guarantee or security to subsidiary, joint venture or associate. And the aggregate amount during the year and balances outstanding at the balance sheet date with respect to such loan or advances and guarantee on security two parties other than subsidiary, joint venture and loan. Means the company has given loan to subsidiary, joint venture or associate or other than joint venture, subsidiary or joint venture or associate. मीन्स रिलेटेड टू लोन्स बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन दिया है या एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन अपनी सब्सिडरीज को या जॉइंट वेंचर को या एसोसिएट को, तो उसका अमाउंट कितना अमाउंट का दिया है और क्या बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, जिस टाइम बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट होता है उस दिन क्या आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो आप डिस्क्लोज कीजिए और ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा इन ऑडिट रिपोर्ट। और अगर कुछ अदर देन जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज और एसोसिएट्स को दिया है, मतलब अदर देन जॉइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएट को दिया, तब भी एग्रीगेट अमाउंट कितना दिया है ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ऑडिटर हैज टू डिस्क्लोज दिस। Whether the investment made or guarantee provided or security given and the form and condition of the grant of all the loans and advances in the nature of loan and guarantee provided। बोला है कि जो भी कंपनी ने लोन दिया है ना, गारंटी दिया है ना, सिक्योरिटी दिया है ना, या कोई भी ग्रांट किया, एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, तो वो प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए कि आप मार्केट रेट से कम में तो नहीं दे दिए लोन, आप डायरेक्टर्स को या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स को लोन दे रहे हो और मार्केट से कम रेट पे दे रहे हो, या आप ग्रुप कंपनीज को दे रहे हो तो मार्केट से कम रेट पे दे रहे हो, तो वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब आप जब लोन दिए हो तो आप प्रॉपरली इंटरेस्ट ले रहे हो ना, और इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो, अगर सामने वाला पार्टी इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो वो प्रॉपरली उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिया है टू रिकवर दैट इंटरेस्ट, सारा ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। सो इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, मतलब अगर मोर देन 90 डेज से अमाउंट ओवर ड्यू है इंटरेस्ट का, तो या प्रिंसिपल अमाउंट का, तो कंपनी ने क्या स्टेप लिया है टू रिकवर दैट अमाउंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। सो ये सब। और क्या बात है, whether the any loan or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan has been granted to settle overdue of the existing loan given to the same party। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि कंपनी ने किसी बंदे को लोन दिया, अब वो लोन दे नहीं पा रहा है, सपोज डिफॉल्ट हो गया इन पेमेंट, तो शेयर होल्डर्स किसको बोलेंगे, डायरेक्टर्स को। सो डायरेक्टर्स क्या करता है कि अगर शेयर होल्डर्स जो कंपनी के एक्चुअल ओनर है वो डायरेक्टर्स को ना बोले, इसीलिए वो क्या करता है, वो सामने वाले पार्टी को बोलता है ठीक है तुम नहीं लोन दे पा रहा है ना, ठीक है हम तुमको फ्रेश लोन देता है, तुम मुझसे अपना पुराना लोन चुका दो और नया लोन चालू हो जाएगा। तो वैसा कोई लोन नहीं होना चाहिए कि आप नया लोन ले रहे हो और उससे पुराना लोन चुका रहे हो। सो वेदर एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, कोई भी लोन दिया है या इन द नेचर ऑफ लोन गिवन हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, उसको क्या रिन्यू किया गया है या एक्सटेंड किया गया है या फ्रेश लोन दिया गया है टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। मतलब बोला गया है कि अगर आप कोई नया लोन दे रहे हो कि पुराना लोन को आप सेटल कर सको, वैसा तो कोई लोन नहीं है ना,
अगर कुछ है तो स्पेसिफाई करो उसका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच, जो आपने नया लोन दिया कितना दिया है, किस परसेंटेज पे दिया है, वो सब आपको डिस्क्लोज मतलब ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा, बोलेगा आप बताइए ये सब, अगर आपने नया लोन दिया है तो किस रेट पे दिया है, और वो रिपोर्ट कर देगा इसमें। एंड द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यही है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment। repayable on demand तो नहीं है वो लोन, और without any मतलब term period of repayment, if so तो specify कीजिए आप aggregate amount percentage thereof to the total loan granted, aggregate amount of loan granted to promoters related parties as defined in clause 76 of section 2 of the Companies Act। इसमें ये बोला गया कि अगर आप कोई प्रमोटर्स को लोन दे रहे हो तो उसका आप एग्रीगेट जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है, तो अगर आपने दिया है तो प्लीज आप बताइए कितना अमाउंट दिया है, उसका कितना पीरियड के लिए दिया गया है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल आपने बनाया है कि नहीं, और अगर उसको बनाया है तो वो फॉलो लोन का पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज 4, वो भी लोन से ही रिलेटेड है, लोन गिवन। पॉइंट 4 में पॉइंट 3 में बोला गया है कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है तो उसका क्या प्रोसीजर, मतलब आपने कोई कंपनी के फेवर में तो लोन दिया है ना, कंपनी का कोई प्री जुडिशियल तो नहीं कर रहा है ना, कंपनी प्रॉपर स्टेप तो ले रहा है ना रिकवरी करने के लिए। लेकिन लोन 4 में पॉइंट नंबर 4 ऑफ कार्डो में क्या बोला जाता है कि अगर कंपनी ने लोन दिया है टू डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स और अदर्स किसी को भी, तो in respect of loan, investment guarantee and security whether कि कंपनी ने प्रोविजन 185 एंड 186 को फॉलो करके तो दिया है ना, हैज बीन कंप्लाइड विद, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल देयरऑफ। 185 बोला जाता है कि कंपनी ने डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को अगर दिया है तो, और कंपनी 186 टू अदर्स बोला जाता है। तो यही देखा जाएगा कि इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने कुछ लोन दिया है टू द डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स तो उन लोग ने सेक्शन 185 और 186 को कंप्लाई करके तो दिया है ना, प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना। सेक्शन 185 में स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बोला जाता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए, और यूनानिमस सेक्शन 186 में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करने बोला जाता है, मतलब सबका कंसर्न लेके आप लोन लीजिए। नाउ डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट्स में क्या बोला जाता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट, अगर कोई भी कंपनी डिपॉजिट ले रहा है, डिपॉजिट मतलब ले रहा है मतलब पैसा ले रहा है कहाँ से, अगर पब्लिक से कोई डिपॉजिट ले रहा है, कौन, कंपनी, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, और कोई भी अमाउंट जिसको मान लेंगे कि वो डिपॉजिट है, whether the directive issued by the Reserve Bank of India and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and rules made thereunder where applicable have been complied with। कहने का मतलब यही है कि अगर आप कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है या डीम टू बी डिपॉजिट, मान लेंगे कि उन्होंने डिपॉजिट लिया है तो उन लोग ने आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो किया है लेने के आगे, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 टू 76 को चेक किया है, रेलेवेंट प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है, रूल्स को फॉलो किया है। अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो नेचर ऑफ कंट्रावेंशन क्या है वो स्टेट कर देगा। इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, अगर एनसीएलटी ने कोई एनसीएलटी या कंपनी लॉ बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया है, या आरबीआई ने कोई ऑर्डर पास किया है, या कोर्ट ने कोई पास किया है, या वेदर सेम हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट, अगर
इससे रिलेटेड, डिपॉजिट से रिलेटेड अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है, अगर कंपनी का कंट्रावेन किया एनी ऑफ दी नेचर, अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया और ऑर्डर पास हुआ है एनसीएलटी ने या कंपनी लॉ बोर्ड ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो वो यहाँ पे वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट, कंप्लाई किया है कि नहीं ऑर्डर का, वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। अगर कंप्लाई किया है तो ठीक है, ऑर्डर यहाँ ठीक बोल देगा, हाँ कंप्लाई किया, नहीं किया है तो रिपोर्ट कर देगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर किसी कंपनी के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का, मेंटेन करने का है कि इस कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना है, तो वो बनाएगा और इसका रिपोर्ट ऑडिटर कर देगा कि whether maintenance of cost record has been specified by the central government under sub clause 1 of section 148 of the Companies Act and whether the such accounts and records have been so made and maintained। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर किसी कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है अंडर सेक्शन 148 और 1 के तहत, तो कंपनी ने उसको स्पेसिफाई किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि आप करिए अंडर सेक्शन 148 सेक्शन 1 के तहत, और कंपनी उसी तरह से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स बना रही है। स्टैट्यूटरी ड्यूज, पॉइंट नंबर 7 इज रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर कंपनी के ऊपर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, लाइक स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है, गवर्नमेंट का ड्यूज, लाइक कंपनी को ऑलवेज ड्यू डेट के अंदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, गवर्नमेंट का ड्यूज को पेमेंट कर देना चाहिए, पेमेंट कर देना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या क्या है, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी का अगर कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेस है, और कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कि उसको कंपनी को इन रेगुलर, कंपनी रेगुलर होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज मीन्स जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कंपनी इज रेगुलर इन पेइंग दैट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर ड्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन ड्यू डेट कंपनी इज पेइंग, एंड इफ नॉट, अगर कंपनी नहीं पेमेंट करती है ये सब स्टैट्यूटरी ड्यूज को, तो the extent of arrear of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। मतलब क्या है कि अगर फाइनेंशियल डेट है, स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग है एज ऑफ 31 मार्च, और वो अगर वो ड्यूज को वो 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट नहीं करता, तो उसका रिपोर्टिंग हो जाता है। और अगर कोई सपोज इन सितंबर आपका कोई ड्यूज है और सितंबर नहीं अगस्त का ड्यूज है और आपने मार्च तक पेमेंट नहीं किया, तो उसका रिपोर्टिंग हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे ही ड्यू होता है, उस ड्यू के विद इन 6 मंथ आपको पेमेंट करने देना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज, नहीं तो ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा कानून। वेदर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिफर टू इन सब क्लॉज ए, मतलब कि ये वाला अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज have been deposited on account of any dispute, then the amount involved and the forum which where dispute is pending shall be mentioned। मतलब बोला गया कि अगर कोई आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज है, लाइक जीएसटी का, कोई इनकम टैक्स का, कोई ट्राइब्यूनल का जो कि रिलेटेड टू इनकम टैक्स है या जीएसटी है या सेल्स टैक्स है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, और कहाँ पे वो डिस्प्यूट या लिटिगेशन या वो सब पेंडिंग है आपका, तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा और वो ऑडिटर दे देगा डिटेल, और वो आपको जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स है उसका डिटेल यहाँ पे जाएगा, शैल बी मेंशन टू द कंसर्न। सो यहाँ पे पॉइंट ए में बोला गया है कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी का डिटेल जाएगा, जो कि 6 मंथ से ज्यादा का अगर है तो, और अगर यहाँ डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर डिस्प्यूट है, अगर कोई डिपार्टमेंट में आपका कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है, लाइक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी,
कहीं पे भी आपका कोई डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी पेंडिंग है या लिटिगेशन चल रहा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे जाता है पॉइंट बी में। देन कम्स अनरिकॉर्डेड इनकम। अनरिकॉर्डेड इनकम मतलब क्या होता है? सपोज कंपनी का कुछ इनकम जो कि कंपनी ने हाइड करके रखा है, उसको बुक्स में नहीं दिखाया और स्क्रूटनी सर्च सीजर हुआ और वो पकड़ा गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने कि नहीं ठीक है हम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो वो अनडिस्क्लोज इनकम को रिकॉर्ड कर देगा बुक्स में। जो कि लास्ट ईयर का था, इस बार स्क्रूटनी सर्च हुआ तो उसमें वो अनडिस्क्लोज इनकम गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया, तो वो अनडिस्क्लोज इनकम है तो वो आप बताइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए बुक्स में, बुक में दिखाइए। वही बोला है यहाँ, और ऑडिटर भी रिपोर्ट कर देगा कि हाँ उसने दिखाया है और वो प्रायर पीरियड इनकम बोल के दिखाया है, अगर नहीं दिखाया तो बता देगा उसने नहीं दिया। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड, या तो खुद से सरेंडर कर दे रहा है कंपनी की, हम लोग से भूल हो गया, हम लोग ने नहीं डिस्क्लोज किया, या डिस्क्लोज as income and या surrender or disclosed as income during the year in the tax assessment, अगर assessment में कुछ पकड़ा जाता है under the income tax act 1961, if show whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year, मतलब लास्ट ईयर में वो अनडिस्क्लोज इनकम था, अब वो सरेंडर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो आप इस साल उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर कर लीजिए प्रायर पीरियड इनकम बोल के, अगर कर दिया है तो ठीक है वो बता देगा, नहीं किया है तो वो रिपोर्ट कर देगा कि आपने नहीं किया। लोन टेकन बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने कुछ लोन लिया है, whether the company has defaulted in repayment of loan or other borrowings or in the payment of interest thereon to the lenders, to any lenders, if yes, the period and amount of default to be reported as per format below। मगर यहाँ ऊपर में लोन गिवन बाय द कंपनी था, अब कंपनी ने कुछ लोन लिया है, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसका क्या वो प्रॉपरली पे ऑफ कर रहा है, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं, इंटरेस्ट प्रॉपरली तो पे कर रहा है ना, वो प्रीजुडिशियल कम रेट पे तो नहीं लिया है ना अपना, वो कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा है ना पेमेंट में, प्रॉपरली बैंक को या बोरोवर को प्रॉपरली पेमेंट कर रहा है क्या, नेचर ऑफ बोरोइंग किस लिए आपने लिया, नेम ऑफ द लेंडर किससे लिया, कितना अमाउंट का लिया, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, आपने कितना ड्यू डेट के अंदर में, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर डिफॉल्ट किया है पेमेंट का, नहीं पेमेंट किया तो उसका रिपोर्ट हो जाएगा, वेदर वो प्रिंसिपल था कि इंटरेस्ट था वो भी जाएगा, कितना डे नंबर ऑफ डेज को डिले किया है और कितना अमाउंट नहीं पे किया उसका भी सारा डिटेल्स आता है यहाँ पे। अगर कंपनी ने लोन लिया है और अगर उसका डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट, तो पूरा प्रॉपर नेचर ऑफ बोरोइंग, नेचर ऑफ लेंडर, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वेदर इट इज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितना डिले हुआ, कितना अनपेड अमाउंट है, सारा डिटेल्स है। और जब कंपनी ने अगर ये डिफॉल्ट किया है कि वो रीपे नहीं कर रहा है किसी का भी लोन लेके, तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल डिफॉल्टर तो नहीं है भाई एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जानबूझ के उनको नहीं पेमेंट कर रहा है तो वो भी ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा कि वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड, कंपनी को डिक्लेयर तो नहीं किया गया विलफुल डिफॉल्टर, अगर बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, किसी लेंडर ने या बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पे जाता है। वेदर टर्म लोन वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस, अगर कोई टर्म लोन अप्लाई किया है कंपनी ने और उस टर्म लोन को वो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है ना, जिस पर्पस के लिए लिया है, किसी और पर्पस के लिए तो नहीं यूज कर रहा है। सपोज उसने
टर्म लोन लिया प्रोजेक्ट ए में लगाने के लिए और प्रोजेक्ट बी में उसने लगा दिया, या अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिया, उससे गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, तो वो जो लोन लिया है उसने वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, जिस पर्पस के लिए उसने लिया था। तो वो चेक करना पड़ेगा, ऑडिटर वो चेक करता है, अगर नहीं उस पर्पस तो वो रिपोर्ट कर देगा। वेदर टर्म लोन वाज were applied for the purpose for which the loan was obtained, जिस चीज के लिए लोन लिया गया है उसी में यूज होना चाहिए। इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, जितना अमाउंट ऑफ लोन डाइवर्ट हुआ है एंड द पर्पस ऑफ फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड, किस चीज में डाइवर्ट कर दिया और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो भी रिपोर्ट कर देगा ऑडिटर। अब बोला फंड रेज्ड, अगर कोई लोन लिया है या फंड रेज किया है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए और उसको उसने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो उसका भी नेचर और अमाउंट रिपोर्ट कर देता ऑडिटर कि अगर शॉर्ट टर्म का अमाउंट आपने लोन लिया शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, और उसको आप लॉन्ग टर्म में यूज कर लिए, तो कितना क्या नेचर है क्या अमाउंट है वो रिपोर्ट कर देगा। Whether the company has taken fund from any entity or person on account of or to meet the obligation of a subsidiaries, associates or joint venture. If so, detail thereof with nature of such transaction and amount in each case. कंपनी ने कोई लोन तो नहीं लिया अपनी सब्सिडरीज के लिए या जॉइंट वेंचर के लिए, अगर लिया है कंपनी ने कोई लोन अपनी सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर के लिए अपने नाम पे और खुद के अकाउंट में, तब अपनी सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर के लिए तो आपने किस नेचर का लोन लिया है और कितना अमाउंट लिया है वो आप बता दीजिए, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा इधर। और अगर कोई लोन लिया है आपने तो आपने जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी के शेयर्स को प्लेज करके तो नहीं लिया है ना, अगर लिया है आपने उसको प्लेज करके तो डिटेल दे दीजिए, यहाँ पे डिटेल दे देगा ऑडिटर, गिव डिटेल thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan raised। अगर कंपनी ने सपोज लोन लिया और अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज कर दिया, लाइक उसका सिक्योरिटी सब्सिडरीज का, उसने सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट का शेयर गिरवी रख के और वो लोन ले लिया और वो लोन को वो चुका नहीं पाया, तो वो अपना रिपोर्ट कर देगा, यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। इफ सो गिव डिटेल thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan। अब पॉइंट नंबर 10 में भी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बोला जाए। ये भी एक तरह से कंपनी फंड रेज करती है फ्रॉम बाय ऑफरिंग बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, या फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कंपनी शेयर इशू करके रेज करती है मनी। तो वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल, पॉइंट नंबर ए में इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर के बारे में बोला गया, पॉइंट बी में प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बोला गया। सो वेदर द कंपनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल आईपीओ लाके या फर्दर पब्लिक ऑफर से उन्होंने पैसा तो नहीं रेज किया है, और ड्यूरिंग द ईयर were applied for the purpose for which those are raised, if not detailed together delay or default and subsequent rectification if any as may be applicable be reported। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने आईपीओ लाया, आईपीओ से फंड रेज किया है तो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना जिस पर्पस के लिए उसने रेज किया था, अगर नहीं है तो फिर आप कितना उसका डिटेल जाता, अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो पेमेंट में या डिले कर रहे हो उसमें तो आप डिटेल्स दे दीजिए यहाँ पे और ऑडिटर भी रिपोर्ट कर देगा। Whether company has made any private or preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures during the year, if so, whether the requirement of section 42 and section 62 of the Companies Act 2013 have been complied with and the fund raised have been used for the purpose for which they were raised, and if not, provide the detail in respect of amount involved and nature of non-compliance। कहने का मतलब अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है
या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है या कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके अगर कंपनी ने पैसा रेज किया है और वो कंपनी ड्यूरिंग द ईयर और कंपनी ने क्या रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 48(2) और 62 को चेक किया है, उसको कंप्लाई किया है और फंड रेज्ड जो भी है वो यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेज्ड। जिस पर्पस के लिए रेज किया था मनी उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो उसका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और नेचर ऑफ क्या नॉन कंप्लायंसेस हुआ है वो डिस्क्लोज कर देता ऑडिटर, वो ऑडिटर रिपोर्ट कर देता है। यहाँ फ्रॉड, फ्रॉड मतलब क्या होता है कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, मतलब बाय द कंपनी, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, या एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने तो कोई फ्रॉड नहीं किया ना, और अगर कंपनी पे तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ ना, अगर हुआ है, अगर और नोटिस किया गया है तो वो रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड, वो नेचर कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और किस नेचर का फ्रॉड हुआ है वो इंडिकेट करना पड़ेगा। कैश का फ्रॉड हुआ है या एसेट का फ्रॉड हुआ है, किस तरह का फ्रॉड हुआ है वो बताइए और कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ वो बताइए। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 12 of section 143 of the Companies Act have been filed by the auditor in form ADT4 as prescribed under Rule 13 of the Companies Act with the central government, कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन 143 12 का कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं, ऑडिटर ने ADT4 फाइल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कि नहीं कि ये फ्रॉड हुआ है, तो ये कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं चेक करेगा और उसका रिपोर्ट करेगा, अगर हुआ है तो ठीक है, कंपनी के ऑडिटर ने फॉलो किया 143 12 का और ना ADT4 फाइल किया कि ये फ्रॉड हुआ है with the central government, whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company, ये भी चेक करेगा कि अगर कुछ विसल ब्लोअर कंप्लेंट आया है, सपोज इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ आया है, किसी ने विसल ब्लो करके बताया है कि कंपनी के अंदर में ये सब इनसाइड इंफॉर्मेशन दिया है ऑडिटर को और ऑडिटर उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, अपने रिपोर्ट में डाला है कि नहीं। Whether the auditor has considered whistleblower complaint, if any, received during the year by the company, कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर ने विसल ब्लोअर के कंप्लेंट्स को कंसिडर किया है कि नहीं रिपोर्ट में, जो कि उसने रिसीव किया था रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। अभी कंपनी के किसी बंदे ने ऑडिटर को बताया कि ये है बात इनसाइड इंफॉर्मेशन, तो ऑडिटर ने उसको उस कंप्लेन को अपने रिपोर्ट में कंसिडर किया है कि नहीं, उन्हीं को विशल ब्लोअर बोला जाता है। निधि कंपनी, whether the निधि company has complied with the net own fund to deposit in the ratio 1:20 to meet out the liability, निधि कंपनी में नेट ओन फंड का क्या कैलकुलेशन है, नेट ओन फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, वो नेट ओन फंड का कैलकुलेशन है, उसमें बोला जाता है कि डिपॉजिट, नेट ओन फंड इज टू बी डिपॉजिट, नेट ओन फंड का क्या कैलकुलेशन, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ऑल these are the calculation to find out the net own fund. Now if the net own fund of the company is 1 crore, तो जो कंपनी जो डिपॉजिट रेज करेगी ना, डिपॉजिट वो उसका 20 टाइम्स होगा। Whether the निधि company has complied with net own fund to deposit in the ratio 1:20 to meet out the liability.
सपोज द नेट ओन फंड ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़, और तो मैक्सिमम डिपॉजिट कितना करेगी फ्रॉम मेंबर, मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड कितना है उसका 20 टाइम्स, दैट इज 20 करोड़। अगर उतना डिपॉजिट करती है, मैक्सिमम डिपॉजिट वो 20 करोड़ ही कर सकती है निधि कंपनी, टू मीट आउट द लाइबिलिटी, मतलब अपनी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए वो मैक्सिमम डिपॉजिट 1:20 के रेशियो में ही कर सकती है। Whether the निधि company is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the निधि rules to meet out the liability। मतलब क्या बोला गया, ये जो 20 करोड़ जो उसने मैक्सिमम डिपॉजिट किया है, रेज किया है ना, अलाउड किया है, उसमें से 10% उसको एफडी करना पड़ता है, 10% उसको फ्री ऑफ चार्ज रखना पड़ता है कंपनी का 20 करोड़, तो उसमें से 10% दैट इज 2 करोड़ को वो फ्री ऑफ चार्ज करके एफडी बना देगा या टर्म डिपॉजिट बना देगा। वो उसको अगर कर रहे हैं 10% उसका ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लिया है मेंबर्स से उसमें डिफॉल्ट तो नहीं है पेमेंट करने में, रीपेमेंट देयर ऑफ फॉर एनी पीरियड और सो, इफ अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो डिटेल्स दे देगा, यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पॉइंट नंबर 13 इज रिलेटेड विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एक सिंपल पॉइंट है, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंसेस विथ सेक्शन 177 and section 188 of the Companies Act where applicable, and details have been disclosed in the financial statement as required by applicable accounting standards। मतलब बोला गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का कंप्लायंसेस हुआ है, ऑडिटर चेक करेगा कि उन्होंने कंप्लायंसेस किया है क्या सेक्शन 177 एंड 188 का ऑफ द कंपनीज एक्ट। डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड, सारा डिटेल्स डिस्क्लोज किया है ना कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस के हिसाब से या एएस के हिसाब से, उसके हिसाब से कंपनी ने डिस्क्लोज किया है ना, वो चेक करेगा, अगर नहीं किया तो रिपोर्ट कर देगा। इंटरनल ऑडिट, अगर कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है और कंपनी ने इंटरनल ऑडिट का ये रिक्वायरमेंट है तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर द कंपनी हैज ऑडिट सिस्टम commensurate with the size and nature of its business, whether the report of internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor। मतलब कि ऑडिटर देखेगा कि इंटरनल ऑडिट हो रहा है कि नहीं कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से, और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं ना अपने रिपोर्ट बनाने में, इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट देख रहे हैं ना अपने रिपोर्ट बनाने में, ये इंटरनल ऑडिटर का पॉइंट है। ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, whether the company has entered into non-cash transaction with directors or persons connected with him, and if so, whether the provisions of section 192 of the companies have been complied। सेक्शन कंपनी ने तो किसी डायरेक्टर्स या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स के साथ नहीं किया है ना, और सेक्शन 192 का कंप्लायंसेस किया है ना, अगर नहीं किया तो रिपोर्ट कर देंगे। वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज हैव बीन कंप्लाइड विथ, कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं किया ना विद डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन कंसर्न विद डायरेक्टर्स लाइक रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर। इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, अगर किया है तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 को कंप्लाई किया है ना, आप करो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 को कंप्लाई कर लो, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो रिपोर्ट हो जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी कंपनी के लिए ये बात नहीं है, और क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो रिपोर्ट हो जाएगा। कंपनी के ऊपर एनबीएफसी का क्राइटेरिया आ रहा है, तो कंपनी ने क्या रजिस्ट्रेशन लिया है, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। अगर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने का दरकार है तो कंपनी ने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया है, और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, वेदर द कंपनी, अगर कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी करती है तो क्या वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी ने लिया है विद आरबीआई। अगर हाउसिंग फाइनेंस करती है तो उसने क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया आरबीआई से। अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अगर एसेट साइज कंपनी का टोटल एसेट साइज अगर सपोज 200 करोड़ है तो कंपनी का 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 90% ऑफ दैट, उसका जो है वो उसका जो टोटल एसेट का 90% उसने इन्वेस्ट किया हो क्या, उसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, टोटल एसेट साइज का 90% उसको इन्वेस्ट कर देना पड़ता है कंपनी को इक्विटीज में, तो वो कोर इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी होती है। तो अगर कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट बेस्ड है तो वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर अभी पहले कोर इन्वेस्टमेंट था तो उसको क्या फुलफिल किया है उसने क्राइटेरिया, तब कोर इन्वेस्टमेंट है। और अगर पहले उसने 100 करोड़ का कंपनी था, उसने फुलफिल किया क्राइटेरिया, लेकिन उसने 90% ऑफ दी इट्स इन्वेस्टमेंट को, 90% ऑफ टोटल एसेट को इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो रिपोर्ट कर देगा। तो इफ सो वेदर it continue to fulfill the criteria of CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continue to fulfill such criteria। अगर कंपनी सीआईसी है तो वो क्या कंटिन्यू टू फॉलो इट्स सीआईसी, और अगर कंपनी सीआईसी नहीं है, एग्जेम्प्ट हो गई है, उसका एसेट साइज कम हो गया है, तो वो क्या फिर भी फॉलो कर रही है सीआईसी का कंडीशंस, मतलब फिर भी वो फॉलो कर रही है कंप्लायंसेस ऑफ सीआईसी, वो सब देखना पड़ता है इसमें, और ऑडिटर वो सब चेक करता है, रिपोर्ट कर देता है। वेदर द ग्रुप हैज more than one CIC on the as a part of group, if yes indicate the number of CICs which are the part of the group। तो कि अगर कंपनी का बहुत सारा ग्रुप कंपनीज है, एनबीएफसी कंपनीज बहुत सारी है, उसमें बहुत सारी सीआईसी कंपनी भी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी ग्रुप कंपनीज है, तो सारा ग्रुप कंपनीज का नाम को डिस्क्लोज करना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपका सीआईसी कंपनी है तो प्लीज इंडिकेट द नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ सीआईसीज है आपके ग्रुप में, कितना कोर इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज है आपके ग्रुप में। अगर टोटल 50 ग्रुप्स है उसमें आपका 10 सीआईसी है तो आपको 10 सीआईसी, हाँ मेरे ग्रुप में 10 सीआईसी है, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे ऑडिटर दे देता है, कंपनी को देना पड़ता है, ऑडिटर बताना। कैश लॉसेस, अगर कंपनी हैज incurred any cash losses in the financial year and in the immediately financial year, if so state the amount of cash loss। अगर कंपनी ने कैश लॉस इनकर किया है इस साल और इसके पहले साल भी, तब रिपोर्ट जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। अदरवाइज अगर इस साल किया, लास्ट ईयर नहीं किया, तो ऑडिटर को मतलब नहीं है। अगर दोनों साल में कैश लॉस हो रहा है तब ऑडिटर यहाँ पे अमाउंट स्टेट कर देगा कैश लॉस का, दोनों साल का। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, and if so whether the auditor has taken into consideration the issue, objection or concern raised by outgoing auditor। कहने का मतलब ये है अगर ऑडिटर ने कुछ रेजिग्नेशन दिया है तो उसका जो ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन, जब ऑडिटर रिजाइन दिया तो सारा इश्यू, ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज बाय आउटगोइंग ऑडिटर। कंपनीज कैपेबिलिटी टू मीट लायबिलिटी, कंपनीज कैपेबिलिटी मतलब कंपनी का क्या पोजीशन है, कंपनी का क्या पोजीशन है कि वो लायबिलिटी को, कंपनी अपनी लायबिलिटी को मीट कर सकता है क्या, किस बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन। कंपनी का क्या अभी पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल रेशियोज है, क्या एजिंग है, क्या रियलाइजेशन है एसेट का, या पेमेंट किस तरह से उन लोग करते हैं, कंपनी करता है अपना लायबिलिटी का। द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट
plans. Whether the auditor is of opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. कि कंपनी का इतना, कंपनी ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी का क्या कैपेबिलिटी है कि वो अपना 1 साल के अंदर, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि कंपनी अपना लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पा रहा है। ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी का इतना कैपेबिलिटी है कि कंपनी अपना लाइबिलिटी को मीट कर दे फॉर अ पीरियड 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के विद इन 1 ईयर के अंदर अपना लाइबिलिटीज को जो कि ड्यू हो रहा है उसको फुलफिल कर दे, उसको मीट कर दे। तो कंपनी का कैपेबिलिटी है कि नहीं है वो चेक करेगा on the basis of aging, financial ratio, dates of realization of financial assets, payment और किस तरह से पेमेंट कर रहा है अपना liability and other information accompanying the financial statement. ऑडिटर अपना नॉलेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट का क्या प्लान है to meet the liability within 1 year from the balance sheet date. सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला गया है कि कंपनी का कुछ अगर अनस्पेंट अमाउंट है, कंपनी ने CSR किया और कंपनी के पास कुछ अनस्पेंट अमाउंट बच गया, तो कंपनी उसको क्या करेगा, उसको विद इन 6 मंथ अगर वो यूज नहीं करता उस अनस्पेंट अमाउंट को, तो वो गवर्नमेंट को दे देगा, उसको दे देना पड़ेगा, CSR फंड में डाल देगा। अनस्पेंट अमाउंट जो कि अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कंपनी का कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो 3 साल का टाइम दिया गया। अगर कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और कंपनी ने कुछ CSR किया, कंपनी और कंपनी का कुछ अनस्पेंड अमाउंट बच गया, द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंड अमाउंट टू अ फंड specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second provisions to subsection 5 of section 135 of the said act. अगर कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और कुछ अनस्पेंट अमाउंट है, तो कंपनी के पास टाइम है कि वो 3 साल तक एक अकाउंट में अपना पैसा डाल दे और 3 साल के अंदर वो यूज कर ले अनस्पेंट अमाउंट को उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अगर वो यूज नहीं कर पाता तो उसको फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना पड़ता है। अनस्पेंड गवर्नमेंट ले लेता है, फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। तो अगर वो अनस्पेंड अमाउंट को किस अकाउंट में डालेगा, अनस्पेंड CSR फंड बोल के एक अकाउंट बनाएगा, उसमें डाल देगा और 3 साल तक अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में यूज कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है CSR का अमाउंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरली हम लोग कारों का रिपोर्टिंग CFS में नहीं करते, लेकिन अगर कुछ एक पॉइंट है जो कि CFS में आएगा कारों का, वो है कि अगर होल्डिंग कंपनी का रिपोर्ट बन रहा है और सब्सिडरी के ऑडिटर ने सब्सिडी कंपनी का बैलेंस शीट का ऑडिटर रिपोर्ट बनाया और उस ऑडिटर रिपोर्ट में उसने कुछ एडवर्स रिमार्क दिया, तो होल्डिंग कंपनी अपने कारो स्टेटमेंट में स्टैंड अलोन में अपना वो पॉइंट कि ऑडिटर ने ये पॉइंट एडवर्स रिमार्क सब्सिडरी का या एसोसिएट का रिपोर्ट में अगर डाला हुआ है तो वो पॉइंट होल्डिंग कंपनी अपने डालेगा अपने अकाउंट में। वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन कंपनीज ऑर्डर कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज included in consolidated financial statement. If yes, indicate the details of the companies and paragraph number of the Caro report containing the qualification or adverse remark. मतलब कौन सी कंपनी ने एडवर्स रिमार्क दिया है, कौन से पैरा में दिया है,
सब रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाती है कंपनी के। तो ये था कारो 2020 जो कि नया कारो है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो समझाने का तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।